हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू बच्चे। जी वेलकम। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी और दोनों ही इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है टॉपिक। और एक तो आईएएफ यानी कि इंडिया के वॉइस चीफ जो है, उन्होंने स्टेटमेंट पास की है और ऑपरेशन सिंदूर पर, और उनका कहना यह है ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक टाइम ऑन 5 मई अंडर 50 वेपन्स यूज्ड। इस पर बात करेंगे, तो डॉक्टर साहब से आगाज करेंगे और उसके अलावा इंडियन मीडिया पे जो है वो कुछ चल रहा था कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में 3 पाकिस्तानी आए और इलीगल वे में आए, और उनका बयान हमारे सामने आता है। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए जो है वो थाईलैंड जा रहे थे और इन जगहों पे जा रहे थे, हमारा जो है वो टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इन स्टेटमेंट्स को देखते हो? देखिए, मुझे बात आपकी सुन के बड़ा हंसी आई। उसका रीजन आप नहीं थी, मेजर साहब थे। मेजर साहब ने पिछले कुछ दिन पहले हमारे साथ प्रोग्राम में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सबके लिए खत्म हो गया है, लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर का जो है ना ऑपरेशन खड़ा है। रोज एक कोई ना कोई सूचना आ सर, आप भी जाती तो है। नहीं ना छोड़ते, आपकी मीडिया पे खबरें चल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर से तो रिलेटेड। आप हमारी मीडिया को ना देखें, हमारी मीडिया में 50 खबरें चल रही है, आपने सिंदूर वाली पकड़ ली है। खैर, तो देखिए, अब ये तो एक इट्स अ गेम ऑफ व्हाट यू कॉल अनसर्टेनिटी, जिसे कहते हैं ना, ये वो बन के रह गया है कि किसने क्या किया, किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। और मिलिट्री जो डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान की, मिलिट्री एंड पॉलिसी, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल, दोनों डॉक्ट्रिन है कन्फ्यूजन एंड एम्बिगिटी की, कि सामने वाले को कंफ्यूज रखो, यही अच्छी पॉलिसी है। नो, नथिंग शुड बी प्रिडिक्टेबल, नथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टेट क्राफ्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वो मैंने सुना उनका 2 मिनट का वो जो वीडियो क्लिप था, वो एनडीटीवी पे था, मैंने उसको सुना। और उसमें जो एयर चीफ मार्शल साहब थे, या जो भी उनकी डेजिग्नेशन हो, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मगर उनका यही कहना था कि हमने 50 सिर्फ वेक्टर्स यूज किए, और उस 50 वेक्टर में पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हमारी कैपेसिटी क्या है, एंड वी बॉट देम टू देयर नीज। और उसके बाद से कॉल आने लगे कि भाई आप जो है वो सीज फायर की ओर चलिए। उसके बाद सीज फायर किया गया। फिर उसके बाद से ये भी था कि ये जो कैपेसिटी थी, 1971 के वॉर में भी नहीं यूज हुई थी, या वो जो मिलिट्री टारगेट्स थे, ही वाज वेरी कैटेगोरिकल इन हिज स्टेटमेंट। जो बात दो मुझे बहुत एज अ मिलिट्री लॉ एक्सपर्ट, जो बात मुझे सबसे स्ट्राइक करी, उन्होंने 3 चीजें कही। नंबर 1, वी नेवर वांटेड टू एस्केलेट इट, सो इट वाज पाकिस्तान हु हैड टू रैचेट अप, और जितना वो रैचेट अप करते उतना ही हम उसको प्रोपोर्शनेट उसका उत्तर या प्रत्युत्तर दिया जाता। दूसरा, उन्होंने कहा कि वी ओनली चोज मिलिट्री टारगेट एंड वी वर वेरी केयरफुल विद दैट। Number 3, even in the military target, our choice was to make the capabilities of Pakistan's air forces defunct, or make their strike their capabilities in a way though, so that they can not use their military facility. यानी जो सलाहियत है, जो क्षमता है आपकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यूज करने वाली, उन सलाहियतों को, उन क्षमताओं को कुंद कर दिया जाए, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। दैट्स व्हाट ही टोल्ड। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड। और जो मैं इंडियन होने के नाते बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ये है कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आती हैं, एक बार गवर्नमेंट की तरफ से हो तो आदमी फिर भी इसको दे विल टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मगर चूंकि ये इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आ रही हैं, आर्म फोर्सेस की इंस्टीट्यूशन अभी तक इंडिया में अनब्लेमिश्ड है एज फार एज देयर स्टेटमेंट्स एंड क्रेडिबिलिटी इज कंसर्न। तो वो अगर ये कह रहे हैं तो आई हैव नो रीजंस नॉट टू बिलीव हिम, और इवन टू क्रिएट अ सस्पिशन। सो मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि नाउ टाइम टू मूव अहेड। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। यू नीड टू
move forward with those things. Ji, that's what my initial remarks are. सर हम तो हमेशा से ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म करना ही चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो वॉर है वो एस्केलेट करे। तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की जानिब से ही कहा जाता है कि हम लोगों ने ये वॉर ख़त्म नहीं की और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है। सर इस पर भी क्या कहेंगे? और साथ में उनके जो वॉइस चीफ की भी जो स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? वो पाकिस्तानी मीडिया में तो वो कह रहे हैं कि जी चूंकि बिहार का इलेक्शन अब आ गया है तो जाहिर है इस तरह की स्टेटमेंट्स दोबारा से दी जाएंगी। और यही मतलब ये तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं, तो बड़ी देर के बाद बड़ी दूर की ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने बताया कि जी किस तरीके से हमने 50 टारगेट हिट किए। मुझे डॉक्टर साहब का जुमला अच्छा लगता है कि जी हमने हमला कर दिया और फिर हमने कहा कि जी एस्केलेट हमने नहीं, एस्केलेट तो कर दिया ना जी आपने जब आपने हमला कर दिया। तो कि नहीं जी वो तो हमने टेररिस्ट टारगेट्स के ऊपर हमला किया। तो वो जनाब अब आपकी दानिश में वो टेररिस्ट टारगेट होंगे, हमारी दानिश में तो वो ये है कि जी आपने हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी पामाल करके तो आपने हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये जो अदा है, ये जो खूबसूरती है, सादगी कहें इसको, कि मेरा ख्याल में वो जो गालिब पाकिस्तानी थे उन्होंने यही कहा था कि सादगी पे कोई मर ना जाए गालिब, कि जी वो ऐसी सादगी है कि जी उसके बाद हमने एस्केलेट। तो बहरहाल मेरी समझ के मुताबिक इन्हीं के वाइस चीफ थे आर्मी के अनिल चौहान, उन्होंने तो उस टाइम पे ये कहा था ना कि जी हमने तो 3 मुल्कों से जंगें की हैं। हमने पाकिस्तान से जंग की है, चाइना से की है, तुर्की से की है। तो चाइना के साथ तो बड़े अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं क्योंकि वो उधर से अमेरिका से जो थोड़ी सी मतलब खफगी हुई है उसकी बुनियाद के ऊपर। तो अभी पाकिस्तान में अभी आज क्या जो पाकिस्तान का बड़ा अखबार है जंग, उसकी हेडलाइन है, उस हेडलाइन में वो बता रहे हैं कि 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़े गए और वो जो तीनों पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं उनका नाम है जी क्या कहते हैं उसको, एक का नाम है मोहम्मद उस्मान, वो दुबई के रास्ते खटमंडो गया था 8 अगस्त को। दूसरे का नाम है आदिल हुसैन, वो मीरपुर खास का रहायशी है और वो भी 8 अगस्त को खटमंडो गया। जो तीसरा है आदिल हुसैन, वो 27 अगस्त को नेपाल से कंबोडिया पहुंचा। ये आदिल हुसैन, मोहम्मद उस्मान और क्या कहते हैं इसको, ये जो तीसरा इससे पहले मैंने हसनैन अली, ये तीनों जी दहशतगर्द हैं और ये पकड़े गए हैं जी, इनका सफाया कर दिया गया है या पता नहीं अभी ये किसी ऑपरेशन में डाल दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान ने तो ये हमारे पास तो ये हेडलाइन है और उसके ऊपर फिर आगे ये लिखा हुआ है कि जी भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबर चला दी जिसमें दावा किया गया कि 3 पाकिस्तानी शहरी खटमंडो के रास्ते रियासत बिहार में दाखिल हुए और तीनों को दहशतगर्द पेश करते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। तो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की डिमांड तो है कि जी उसमें एंटी पाकिस्तान नैरेटिव और पाकिस्तान के ऊपर जो है गोला बारूद जो है, चाहे लफ्जी गोला बारूद हो, वो फेंका जाए और फिर वहां पे मुक्के लहरा लहरा के कहा जाए कि जी इनको अगर हमने उल्टा ना लटका दिया तो आप हमें बताइएगा। और डॉक्टर साहब ने भी अगले दिन रिहर्सल की थी अपनी तकरीर की, तो मेरे हिसाब से कि जी उसमें ये आप कहने की एक तरह से नेट प्रैक्टिस है। तो बहरहाल पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि इस खबर के ऊपर पाकिस्तान का तो कोई रिस्पांस नहीं बनता। पहले जितनी वजाहतें थी वो उस टाइम पे आ गई, तो अभी जो भी है, जो भी वो कह रहे हैं वो अपने ऑडियंस के लिए कह रहे हैं। इसका ऑपरेशनल लेवल पे पाकिस्तान की जो अमली सलाहियत है या जो हुआ या नहीं हुआ उससे कोई ज़्यादा इसका ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल में ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। मेरा ख्याल में इंडियन मीडिया पूरा काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, तो वहाँ पे भी इस तरह की खबर चलती है। और फिर जिन दिनों बोरियत हो ना, कोई खास खबर ना हो, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को वैसे बता देता हूँ कि शुनीद है कि ये हमारे बाजू में फिर कोई गड़बड़ होने वाली है और उसमें बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं। तो अल्लाह खैर करे, लेकिन ये है कि जी वो ज़्यादा बड़ा मसला बनेगा तो आपको काफ़ी मिर्च मसाला मिल जाएगा। तो खामखा पाकिस्तान के ऊपर इतना क्या अभी इसका जिक्र करें। तो ठीक है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उनका एक बयान, उन्होंने कहा जी ये हमने कहा है, पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या बाकी सब हैं उनकी तवज्जो इस टाइम पे
लोगों की सर्च एंड रेस्क्यू के ऊपर है कि जो फ्लड की वजह से एक प्रॉब्लम है, तो इसको कोई इतना सीरियस नहीं लिया गया पाकिस्तान में। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है सर, हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन हो गए हैं, दोनों तरफ इंडिया पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है और मज़ीद आने वाले टाइम में ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि और ज़्यादा जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएँगे फ्लड के, पाकिस्तान में और भारत में भी मुझे लगता है कुछ इस तरह ही की सिचुएशन है। तो सर, इसके दौरानिए में अब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में तो अब यही कहा जा रहा है ना कि भारत में बिहार वाला जो इलेक्शंस हैं और ये सारा कुछ, तो उस पर उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट पास करें। तो सर, आप इस पर क्या अपने ओपिनियन रखेंगे? और पाकिस्तान में ये भी एक बात कही जा रही है कि इंडियन मीडिया हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा करता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी हमने बहुत सारी खबरें देखी थी जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं थी, और कहीं न कहीं हम पाकिस्तान में भी इस तरह की न्यूज़ेज़ देख रहे थे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रिबाहा जी, मैं तो मेजर साहब के उत्तर से बड़ा खुश हुआ। मेजर साहब ने कहा कि जी अपने लोगों को कंजम्पशन देने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर गोला बारूद फेंकने के लिए ये नैरेटिव कढ़ी गई है कि कोई स्पाई है। ठीक है जी। अभी 2 दिन पहले हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे थे कि रॉ का पूरा इन्होंने वो बस्ट कर दिया है। तो अच्छा, हमारे यहाँ चले इलेक्शन है, हम इलेक्शन में वो भटकाने के लिए करते हैं, तो आप किस लिए करते हैं? आपके आप इलेक्शन नहीं होता, आप क्या रॉ क्यों पकड़ा चला? चलो ये बता दे। तो लेट मी अंडरस्टैंड द नैरेटिव एज इट द ट्रांजैक्शन का कंप्लीट जो 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 लॉजिक है वो यूं है कि पाकिस्तान में रॉ की सिंसियर वो पेनिट्रेशन है फॉर अ रीजन इनएक्सप्लिकेबल। इंडिया में कोई पाकिस्तान का नेटवर्क आईएसआई का नहीं है या इस्लामिक नेटवर्क जिहाद का नहीं है। वो सारा जो है इंडिया की बदमाशी है इस्लाम को और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ठीक, यही नैरेटिव है भाई। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कल रूपर्ट लो जो हैं उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करके ये पाया कि जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं उन्होंने, अब उसको वो ग्रूमिंग गैंग नहीं कहते, अब वो उसको रेप गैंग कहते हैं। वो ब्रिटेन की 85 सिटीज में वो पूरा फैला हुआ नेटवर्क। अब तो जी वो भी आ गया। अब मेजर साहब कहेंगे जी वो भी झूठ है जी। 85 सिटीज में नेटवर्क है, और ये आपके जो जिनको आप जिहादी कह रही हैं या आप उनको जासूस कह लें, ये सब जो हैं ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पकड़े जाते, ये ग्रीस में, फ्रांस में, यूके में, अमेरिका में, हर जगह पकड़े जाते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर पाकिस्तानी। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा पाकिस्तान इज ए इंटरनेशनल माइग्रेंट, वहां कौन सा इलेक्शन था? आप इंटरनेशनल माइग्रेंट बन चुके हो, बट अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में कल आपके 6 जो है सोल्जर्स हैं उनको ठोक दिया है। बताइए क्यों भाई? वहां कौन सी इलेक्शन है? वहां कौन सा आपके खिलाफ में साजिश की जा रही? कल की न्यूज है ना, वेरीफाइबल न्यूज है ना, वेरीफाइड न्यूज है ना। आई मीन रिबाहा जी और मेजर साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, कि कल ही आपके बॉर्डर के स्कर्मिश में 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को, मैं चूंकि वो किसी की भी जीवन गई है तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने इट्स अ लॉस ऑफ लाइफ, वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, जो भी आपको कहना है, सही शब्द है। किसी के माँ के बच्चे थे वो भी। तो वहां क्यों हो रहा है ये? देखिए, मैं कहूंगा, मैं पंजाबी को बहुत पसंद करता हूं, आई लव पंजाबी लैंग्वेज। तो पंजाबी का एक बहुत अच्छा मैंने ना आपके उनसे सीखा था, प्रधानमंत्री आपके वजीर आजम से सीखा मैंने। वो कहते जी अपनी डांग तले मांझी नहीं फिरते आप। फिर किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं अपनी मांझी तले डांग नहीं फिरते आप। फिर उन्होंने कहा हाँ यही है। वो वाला एपिसोड आपने देखा होगा। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे, वो पंजाबी हैं अपेरेंटली, और उनको ये कहने नहीं आ रहा है कि अपनी मांझी तरह डांग नहीं फेरे। ये तो आपने बना दिया है पाकिस्तान का। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आईएसआई जो है ये पूरी दुनिया में पैन इस्लाम का जो कार्य आप कर रहे हैं कि इस्लाम की, जी आपके जो वो थे गुल आईएसआई के चीफ, उनका स्टेटमेंट था कि जब हमने अफगानियों को यहां बुलाया तो उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान पे भी इस्लाम का राज चाहेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्या, हम तो तुम्हें पूरी दुनिया दे रहे हैं इस्लाम के लिए।
ये आपके ISI गुल साहब थे, उनका बेटा भी आजकल ड्यू पे आता है, मैं नाम भूल रहा हूं। अच्छा, ये हालत है कि अगर आप सच भी बोल देना, चाहे रिलीजन को लेके या कॉन्सेप्ट को लेके, नीचे कमेंट आते भैया सुरक्षित रहना। ये हालत हो गई है कि आप कमेंट करें तो सुरक्षित रहना लेकर के, आप ट्रांजैक्शन या बातचीत के जो दायरे हैं वो इतने संकुचित हो रखे हैं कि सामने वाले को अपने जीवन का वो लेकर के करना पड़ता है। सोचिए, ये हालात है। दी अदर डे मैंने मेजर साहब से कहा बड़ी हमली कि भाई हम लोग शिरक करना चाहते हैं। मेजर साहब कह रहे हम लोग अगर आपकी बुत तोड़ देंगे आप नाराज हो जाएंगे। तो मेजर साहब जब ये ट्रांजैक्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कह रहा हूं मैं शिरक करना चाहता हूं, आपसे तो करवा नहीं रहा हूं, आप मुझे आके बता रहे हो आपकी रिलीजियस ड्यूटी में कि तुम ये मत करो, आप मुझे आके ये बता रहे हो कि तुम बुत मत मानो। ये आप बता रहे हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि भैया आप अपना छोड़ दो, आप मुझे ये भी बता रहे हो। मेजर साहब ने कहा कि भाई आप ऐसी बातें जरूर करेंगे रिश्तेदारों की, रिलीजन वाली, जो हमें दुख हुए। हम सारा समय अजान में सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तुम्हारे भगवान कोई माबूद नहीं है, हमारे दिल पे चोट ही नहीं लगी। हम सुनते हैं इसको 5 बार लाउड स्पीकर पे। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि प्लीज होश के नाखून लें, चलें मॉडर्निटी की तरफ, रिलीजन रखें, स्पिरिचुअल रिलीजन रखें, जो मानना है, जिसको मानना है माने, उसके पॉलिटिकल साइड को त्याग करते हैं। समय आ गया है, वरना ये पकड़े जाते रहेंगे, ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न नहीं होते हैं, ये रिलीजियसली गवर्न होते हैं। ये जो 3 बच्चे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से नहीं गवर्न होते। वो कहते हैं, मुशर्रफ साहब का स्टेटमेंट था कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम तो जब चाहेंगे चेंज कर देंगे। आपके सिटिंग प्रेसिडेंट का जवाब था कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा कुरान और हदीस है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पैरों की जूती के बराबर है। ये स्टेटमेंट है। सारी दुनिया में ये नियम है कि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं अपने समाज के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन फॉर अ डॉक्यूमेंट टू बी टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, अब मैं समझ सकता हूं कि देयर आर कई सत्ताएं आपके यहाँ राज करती हैं। देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पावर्स दैट इन पाकिस्तान रूल्स, राजनीतिक, रिलीजियस, मिलिट्री, और उसके बाद कोई अगर इकोनॉमिक सत्ता होगी तो वो भी उसका पार्ट ही होगी। तो आई थिंक कि आपके कंट्रोल के बाहर ये लोग हो चुके हैं। जब आप खुद इनको मार रहे हो, कह रहे हो ये रिलीजन से बाहर होगा, मारो ठोको इनको। ऑपरेशन बदर का तो कॉन्सेप्ट ही यही है भाई, कि पीपल आर मिसयूजिंग इस्लाम। तो पाकिस्तान में मिसयूज हो सकता है, वो पाकिस्तान का मिसयूज करके यहां नहीं आ सकते हैं? आप ही बताइए, आप तो खुद उससे शिकार से हो ना। तो आई थिंक इसको सीरियस लीजिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, प्यार सिखाइए, मोहब्बत सिखाइए, और ये मेजर साहब जैसा बनाइए। Please make every Pakistani like Major Saab. I have immense regard and respect for him. I hope this every Pakistani becomes like him. This is my sincere wish. Despite कि मैं जो कमेंट पढ़ता हूँ मेजर साहब के लिए, मुझे बहुत दुख होता है, because कि that man is he deserves more respect and more I would say better comments. But चाहे जो लोग लिखते हैं वो किसी दुविधावश लिखते हों, I know Major Saab is a very nice soul. जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ना कर रहे हो। जी जी जी। अच्छा मेजर साहब ने सुन लिया। ओके ओके। अच्छा मेजर साहब आपने नहीं सुना? उस मेजर साहब अपनी तारीफ दोबारा सुनना चाह रहे हैं। नहीं, वाह, सच्चे दोस्त। मैंने कहा कि बस ये हो कि अलतकैया वाला प्रिंसिपल ना लागू हो रहा हो बस। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चे दोस्त को देखा है कि जी वो कह रही हैं कि दोबारा सुनने के लिए कह रहे हैं कि मैंने नहीं सुना। क्या करे बंदा यहाँ पे? आप कमेंट्स वालों पे गिला कर रहे हैं। कमेंट्स वाले तो बेचारे मासूम हैं। नहीं, मेजर साहब डिजर्व मतलब ओवर। अब तो ये देखा, कल मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने कमेंट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेजर साहब डिजर्व्स मच बेटर कमेंट्स। और आप जब अभी मेजर साहब कर रहे होंगे तो मैं दिखाऊंगा अभी। तो ही इज अ प्रोग्रेसिव फेस, ही इज अ पाकिस्तानी दैट वी वांट। सर वो क्या उसको कहते हैं कि जी क्यों मरवाएंगे, तो वैसे आपका अच्छा, अगर मैंने कह दिया कि ही इज द पाकिस्तानी वांट तो मरवाएंगे, आप सोचिए हमारी क्या हालत होगी। ये मारने वाला है कौन? मैं तो ये ढूंढना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए बात ये है कि डॉक्टर साहब का बड़ापन है जी, वो
अगर कोई तारीफ करते हैं या कुछ कहते हैं तो वो बेसिकली उनकी रिफ्लेक्शन है कि उनमें ये ज़र्फ है कि वो दूसरे को अच्छा कह सकते हैं, और जो दूसरे को अच्छा कह सकता है बुनियादी तौर पे खुद एक बेहतर सोच का मालिक होता है। लेकिन इस सब के साथ रिबाहा, आपने सवाल तो किया नहीं लेकिन चलो मैं खामखा तकरीर कर देता हूँ। इसमें जो मजेदार बात थी वो ये हुआ कि डॉक्टर साहब की इस जो बजला सिंजी है, इसके बीच में आपने जो अपना नकाब उतार के दिखाया ना कि जी दोबारा सुनने के लिए मेजर साहब ये तारीख, तो वो बेसिकली आपका, तो मेरा ख्याल में तो आप ज्यादा सख्त गिर हैं, क्योंकि ये जो कमेंट वाले हैं वो तो फिर भी मेहरबान है कि वो कर देते। लेकिन वाकई मैंने नहीं सुना था कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने कहते कहते जो है ना वो अपना माइक बंद कर दिया। लेकिन आपने मजाक किया, ठीक है, मैंने खामखा आपको जो है ना उसके ऊपर थोड़ी सी, मैंने कहा चलो मौका मिला है तो जिसको दबा सकता हूँ उसको दबाई। आपने डांट दिया, बेचारी बिटिया का चेहरा मुरझा गया भाई। हाँ 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 हाँ, तो वो इसलिए कि ये रिबाहा के बहुत हमदर्द हैं वो जो कमेंट करने वाले, तो वो जाहिर है कि मेरी और क्लास लेंगे कि आपने जो ना रिबाहा को वो कर दिया। नहीं, लेकिन मैं रिबाहा के साथ भी शरारत कर रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ कुछ जो 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 मैं ये समझता हूं कि जहां पे मेरी सोच का फर्क है ना, वो फर्क ये है कि देखिए मुझे अभी याद नहीं रहा कि रिबाहा आपका कोई सवाल था बीच में। नहीं सर, मैंने सवाल नहीं किया, आपने हाँ, पहले आप सवाल कर लें। जी, अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कैसे बेहतर होगा ये प्रोपेगेंडा। मुझे तो लगता है कोई तीसरी ताकत है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है आई दिन। सर क्या नहीं आप नहीं 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 सर नहीं, क्या कहना एक चाहेंगे? ये तो मुझे नहीं 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 नहीं, एक तीसरी ताकत है, काफी बड़ी ताकत है। वो इस टाइम पे कह रही है कि मैं तुम दोनों के बीच में ये जो 1000 साल जंग है ये खत्म करा सकता हूं, लेकिन ये आने नहीं देते किसी तीसरी ताकत को। ये बज़िद है कि नहीं हम खुद ही आपस में मुक लेंगे। ये इंडिया का एक कंसिस्टेंट स्टैंस है। हालांकि वो अमेरिका के जो सदर हैं वो बड़े, मैं कहता हूं इस टाइम पे जीरक, समझदार, विजनरी, मैं कहता हूं कि जी इनके मोदी साहब से बात करने के लिए सबसे बेस्ट शख्सियत है कि दोनों आपस में बैठ बैठ के कोई ऐसी वो नहीं है गप के जो वो नहीं लगा सकते जिसको वो तय नहीं कर सकते। तो दोनों इंतहाई जीरक और वो, लेकिन आप मालूम नहीं क्या वजह है कि ये मतलब उनकी, और वो कहते हैं कि मैं डील मेकर हूं, मैं कोई भी मसला हो कुछ हो मैं बात बना देता हूं, किसी को कोई रिश्ता चाहिए हो, कोई और मसाइल हो, मतलब दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ ना चल रही, लेकिन ये वो उनको आने नहीं देते। लेकिन जहां तक आपका सवाल है ना कि जी क्या यही सब कुछ, तो करीब में तो ये नजर आता है कि यही सब कुछ इसी तरीके से जारी रहेगा, इसी तरीके से हम एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे। और दूसरा ये है कि देखें ना, भड़काना बहुत आसान है कि आप हल्का सा फेंके। अब अगर मैंने कहा कि ये तीन जो हैं ये गए हुए हैं वहां पे घूमने फिरने, या किसी ने कहा कि जी मैं कोई नौकरी के लिए गया हुआ हूं, और इनके मीडिया ने कह दिया कि जनाब ये तीन जो है दहशतगर्द, ये अभी पहुंच गए थे और ये जो है हमारी रॉ ने इनको वो कर लिया, तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया में कोई मानेगा कि नहीं यार ये तो गलत भी हो सकता है? और इसी तरीके से इनकी भी बात बजा थी कि अगर कराची में या ये लाहौर में वो रॉ का नेटवर्क बेनकाब हुआ है, तो हमने तो यही मानना है ना कि जी वो रॉ का नेटवर्क बेनकाब हुआ है। और इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने कहना कि नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये खामखा हमारे ऊपर डाल रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में आज जो है ना जरा बोर सा शो जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें ये जो है ना इतनी बात काफ़ी है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जी यही दो हैं जो एक दूसरे की ज़बान भी समझते हैं। और बदकिस्मती है हमारी कि इतना अजीम, विजनरी और मतलब एक्शन में ज़्यादा बिलीव करने वाला लीडर मौजूद है दुनिया में, और ये जो है उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। हालांकि हमने तो उनको कहा है कि जी हम आपसे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हैं कि जो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, और इनको चाहिए कि उससे फ़ायदा उठाएं। खामखा इन्होंने उनके साथ जो है ना वो लड़ाई मोल ले ली है, तो ट्रंप साहब को मौका दें। मेरा ख्याल में कि वो एक होता है गोरा, लेकिन एक होता है प्योर अमेरिकन। और प्योर अमेरिकन मेरी समझ के मुताबिक वो होता है
कि जो मुंह पे कह देता है कि यू आर अगली, इसलिए तुम्हें जो है ना मतलब वो है मतलब वो कोई लगी लिपटी नहीं रखता, वो स्ट्रेट। आपको थोड़ा सा मालूम करे ना, तो अमेरिका में ये ब्रिटिश नीचे करते थे बटन तो लाइट ऑन होती थी, हमारा बटन भी नीचे हो तो लाइट ऑन होती है। मैं अमेरिका गया तो वहां बटन ऊपर करें तो लाइट ऑन होती है। तो मैंने किसी अमेरिकी से पूछा कि भाई ये क्या साइंस है? तो उसने कहा हमें ये ब्रिटिश से हम इतने तंग थे ना कि जब हमने इनको दफा किया ना, हमने हर चीज उल्टी की। ये किलोमीटर कहते थे, हमने कहा माइल होगा। ये चाय पीते थे, हमने कहा कॉफी होगी। तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये बटन नीचे करते थे लाइट ऑन होती थी, हमने कहा ऊपर करो। ये 220, हमने कहा 110। तो वो हर चीज में ना उनके एंटी थे। तो ये तो वैसे भी कहते हैं कि सब किया धराई ब्रिटिश का है। तो उनके एक एंटी अच्छे लीडर जो हैं वो इस टाइम पे अवेलेबल हैं, तो मेरा ख्याल में उनको मौका देना चाहिए। और दूसरा कि जब डब्बे में बंद कोई सोल्यूशन नहीं चल रहा, जब भी पर्ची निकालते हैं उसमें लिखा आता है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये जब भी डब्बी में हाथ डालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उस पर लिखा आता है कि जी मेजर रजा जो है ये हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर देगा। तो डब्बे से आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं ना, तो हम तो अनपढ़ लोग हैं, जो इनसे थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाता है, सीखने को, उससे समझ लेते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन अवेलेबल है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये वो सोल्यूशन क्यों नहीं लेते। मुझे ख्याल में तो कोई बुराई नहीं है। और सच्ची बात मैं बात बताऊं कि उनको मौका देना चाहिए कि वो आके, ये क्या पता वो कोई ऐसी बात कर दें कि जिससे जो है ना मसला हल हो जाए। तो मेरा ख्याल में कि इनको वो मौका देना चाहिए। मैं कॉल अटेंड कर लूं, आप जारी रखें। श्योर। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, आपको भी क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह कोई तीसरी ताकत है? देखिए आपकी इस प्रश्न पे मैं आऊंगा वापस, लेकिन मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। देखिए मैं आपको एक बड़े मजेदार कंसेप्ट बताऊं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है इसलिए सब होता है। देयर इज नो बॉक्स विच इज आउटसाइड द बॉक्स, एवरीथिंग इज विद इन द बॉक्स। आप समझ रही? सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बॉक्स के बाहर है, सब बॉक्स के अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असाधारण है, सब साधारण है। एवरीथिंग इज ऑर्डिनरी, even extraordinary is an ordinary and little bit more ordinary than the normal ordinary, and that's why it's extraordinary. तो आप इसकी बात को समझिए, इसकी गहराई को। पाकिस्तान की समस्या ये है कि ये दूसरों की बात को विश्वास इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको अपनी इंटरेस्ट का पता नहीं है। वो अमेरिका जिसपे दुनिया ट्रस्ट नहीं करती, वो अमेरिका जो अपने मुद्दे सॉल्व नहीं कर पा रहा, सिवाय फोर्स के उन्होंने आज तक कुछ यूज नहीं किया, और जहां जहां भी वो फोर्स लेके गए वो हर जगह उन्होंने बर्बादी मचाई है। वो आप कह रहे हैं उनके साथ मध्यस्थता करा लो, क्या मध्यस्थता? कौन सा ज्ञान है अमेरिका का? वो खुद किसी और का लैंड ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। मेजर साहब इज अंडर एन इंप्रेशन कि जस्ट बिकॉज एक अमेरिका है तो अमेरिकन है तो जी वो बड़ा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ ब्राउन मैन। आप जब व्हाइट कंट्रीज में जाते हैं ना, तो उनकी जब पहले एक समय जब व्हाइट आता था इंडिया जैसे कंट्री में और देखता था इसकी ग्रैंडर्स, तो उसकी आंखें झिलमिला जाती थी। द नॉलेज सिस्टम। अब तो देखिए, अब तो सोशल मीडिया में हो रहा, बच्चे जो है वो साइंस में जो हमारी किताबें और वो सब लिखे गए थे सूत्र, वो सब बच्चे अब पढ़ पढ़ के आगे लिखा रहे हैं कि देखिए पाइथागोरस के भी कितना पहले लिखा हुआ था, संस्कृत में रिटन प्रूफ है, वो डॉक्यूमेंटेड किताब है, आप उसको जाके पढ़ें। उसमें कुछ ऐसी हवा में बातें नहीं होती, जैसे आप क्या कहते हैं जी अरबों ने ये ढूंढा वो ढूंढा, तो किताब ला के दे। और अरबों का ढूंढना और मुसलमानों का ढूंढना दोनों सेम चीज भी नहीं हो सकती। लेकिन एनीवेज, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमें इनसे क्या, ये अमेरिकन खुद दूसरों की जमीन पे बैठे हुए हैं। इन्होंने दूसरों की जमीन हड़पी हुई है, खुद को अमेरिकन कह रहे हैं। ये अमेरिकन है भी नहीं, ये तो भाई इटालियन है, जर्मन है, इंग्लिश है, स्कॉटिश। ट्रंप कौन है भाई? ट्रंप के बाप जर्मन थे। ट्रंप वॉज अ जर्मन मैन, ट्रंप्स फादर वॉज अ जर्मन मैन, ट्रंप इज अ जर्मन। तो आप उनसे क्या मध्यस्थता करवाएंगे? वो अपना कौन सा सोल्यूशन, जमाने का सोल्यूशन ले रहे हैं। आज ही उनकी जो फेडरल कोर्ट है उसने कहा कि ये जो टैरिफ धड़ाधड़ इंपोज कर रहे हैं, मुझे पता था वो इलीगल है, क्योंकि जो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है दैट देयर कैन नॉट बी अ टैक्स विदाउट लॉ।
टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन द पीपल वनली, इसीलिए जब आप नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करती है तो उसमें टैक्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि भले आप शोर्स पे टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, मगर आपने जो गुड्स है फॉरेन ओरिजिन का, उसके ऊपर आपने टैक्सेशन ऐसे लगाए हुए हैं कि वो मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव बन जाता है, वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। उसको नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। टैक्स बिना लॉ के हो नहीं सकता। क्वेश्चन ये कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आप धड़ाधड़ इंपोज कर रहे हो, तो लॉ होने के लिए जो है वो अथॉरिटी लेजिस्लेचर के पास है, उसको वो कांग्रेस कहते हैं। बिना कांग्रेस के अप्रूवल के आप धड़ाधड़ लॉ, यही चीज हुआ था जब वो वॉर ऑन टेरर हुआ, तो वॉर ऑन टेरर में उनको अलकायदा के ऊपर वॉर करने के लिए सैंक्शन दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। उस अलकायदा के ऊपर अटैक करने का जो पावर दिया गया था, उसको यूज करके उन्होंने दुनिया में 20 जगह और बम मार दिए। इसे कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने कहा था, वी कैन नॉट गिव यू कार्टे ब्लांचे इन द नेम ऑफ टेरर। एंड द सेम थिंग द फेडरल कोर्ट हैज रिपीटेड अगेन कि इन द नेम ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आप इस तरीके के एक्शंस नहीं ले सकते, एग्जीक्यूटिव एक्शन जिसमें कांग्रेस का सैंक्शन नहीं हो। यूके में जो पहला, आप शायद नहीं जानते, बिल ऑफ राइट्स, दो तरीके के बिल ऑफ राइट्स है। एक बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट को कहते हैं, दूसरा बिल ऑफ राइट्स कहते हैं जो ब्रिटेन में जब राजा ने अपनी कुछ उसको अपनी सुख सुविधा में ज्यादा बढ़ोतरी चाहिए थी 16वीं शताब्दी में, तो उसने क्या किया, जनता के ऊपर टैक्स ठोक दिया। जब जनता के ऊपर टैक्स ठोका तो वहां के पार्लियामेंटेरियन जो थे उन्होंने कहा आपने हमसे पूछे बिना ये टैक्स लगाया कैसे? तो राजा ने कहा मैं राजा हूं, मेरे पास सारी पावर है, तुम तो खाली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो। That's where the constitutional journey of the British people started, from representative government to responsible government. सिविल वॉर लड़ा इन्होंने, और ये हमें आके कॉलोनाइजेशन सिखा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्डर कैसे बनते हैं। क्योंकि हम मिलिट्रीली डिफीट हुए, इसलिए इन्होंने आकर के पॉलिटिकल सत्ता पाई। वो भी ये कोई भी 100 साल से ज्यादा अपनी सत्ता भारतवर्ष में बरकरार नहीं रख सका। 1857 में इन्होंने टेक ओवर किया और 1947 में भगा दिए गए। सो बॉटम लाइन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो वो पावर यूज कर रहे हैं ट्रम्प साहब, अभी वो ग्रीनलैंड को अपना बनाने पे तुले हुए हैं। ग्रीनलैंड से उनकी लड़ाई होने वाली है ऑलमोस्ट, और आप कह रहे हैं कि ये बड़े समझदार आदमी हैं। तो मेजर साहब से आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल बेटर। Everyone is calling that Trump is a doomsman, with respect, because he's the president of a country and I have immense regard क्योंकि वोट लेके आए हैं। But nevertheless, उनके डिसीजंस क्या ले रहे हैं वो दुनिया में, वो क्या क्या डिसीजन उनके आ रहे हैं भाई। वो तो कह रहे हैं हम गाजा को लेकर के वो ब्यूटीफुल पार्क बनाएंगे, तैयार है मेजर साहब। गाजा को टेक ओवर करना चाह रहे हैं ट्रम्प टावर बनाने के लिए। वो कह रहे हैं इजराइल जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, अभी और ठोक दो। ईरान के ऊपर उन्होंने परमाणु बम मार दिया, अरे ईरान के ऊपर उन्होंने उनका परमाणु जो वो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? और आप उनसे कौन सी ऐसी उनकी समझदारी आपने देख ली, उनका डिसीजन समझदारी वाला, जिसको आप कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत बेहतर है? भाई मेजर साहब लिटिल थोड़ा सा वो धरे, तो एक ही चीज है। सर ये इससे पहले कि आप ज्यादा वो, हालांकि मैं बस 30 सेकंड लेता, लेकिन ठीक है। नहीं माजरत, मैंने आपको इसलिए वो किया है कि मैंने तो अजराए तफन्नुन आपको सजेशन दी थी, और दूसरा मेरा, अगर ट्रम्प साहब का मैं कह रहा हूं तो मैं उनकी सारी बातों से एग्री करना मेरा जरूरी नहीं है। दूसरा, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई मैं उनकी किसी बात से एग्री करता हूं या नहीं करता, लेकिन अजराए तफन्नुन कि जी आपने वो बात को बड़े ही संजीदा बना दिया। लेकिन मैं अजराए तफन्नुन क्या होता है? व्हाट इज अजराए तफन्नुन? अजराए तफन्नुन के ऐसे ही, मतलब वो चह में मैंने कह दिया, मतलब मैं कोई एक संजीदा प्रपोजल आपकी तरफ नहीं भेज रहा था। मैंने तो ऐसे ही मजाकन आपको कहा कि चलो और किसी से सॉल्व नहीं होता, तो एक इतने बड़े लीडर जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं ये करा देता हूँ सुलह, तो आप खामखा उनको डिसमिस कर रहे हैं। और वैसे भी आजकल उनके साथ जो अटखेलियां हैं वो आपकी चल रही हैं, हमारी नहीं चल रही। हम तो जो है उनको मतलब पीस प्राइज, हाँ, हम तो उनको कबूल करते हैं। तो इसलिए मैंने तो वैसे आपको कहा, लेकिन वो आपने डब्बे का भी ऐसा बड़ा डब्बा बनाया कि मेरा ख्याल में कि आज लोगों को रखना चाहिए कि डॉक्टर साहब बड़ी जलेबी बना देते हैं कि भाई बात उनकी ठीक थी कि डब्बा भी किसी डब्बे के अंदर हो सकता है,
ये भी एक थ्योरी है दुनिया में रिबाहा कि जी कोई ऊपर से कुछ करता है तो मैं ये जवाब देता हूँ, फिर वो कुछ करता है तो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। तो क्या पता कि जी हम सब किसी एक डब्बे के अंदर बंद हैं और एक ड्रामा ही चल रहा है कि जो सबक करें। अच्छा, एनीवेज जी बहुत शुक्रिया। 35 मिनट्स का आपने कहा था, थैंक यू 35 सो मिनट हो मच। गए हैं। एक बिल्कुल। साहब बाहर बार-बार मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं पहुंच तो जाऊं इससे मेजर पहले। साहब को ओके। कौन कॉल करने लगा यार प्रोग्राम के बीच में? बताइए, आपको भी कॉल आ रहे हैं? सर एक छोटा सा मेरा काम है, एक इलेक्ट्रिशियन है, सुबह से कॉलिंग कर करके अब वो पहुंचा है। तो ओके सर, बजाय ओके। इसके। बहुत ओके शुक्रिया जी, सर आपका। टेक केयर, माजरत, थैंक यू सो टेक मच केयर। No, no, डॉक्टर no, साहब, always थैंक a यू सो pleasure, मच Major मेजर साहब. It's साहब, आप always a दोनों के pleasure. वक्त का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दे इजाजत। थैंक यू सो मच।